बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब है और लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वहां हिंदुओं की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। सबसे अहम सवाल इस समय देश के सामने ये है कि आखिर उन हिंदुओं का क्या होगा जो बांग्लादेश में अस्थिरता के इस दौर में सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में है। अगर हम कोई भी समाचार चैनल खोल रहे हैं इस समय हर जगह जो हिंदुओं को लेकर जो स्थिति है उस पर लगातार बात की जा रही है, लेकिन सबसे अधिक जो स्थिति चौंकाने वाली है वो ये है कि जो बड़े पत्रकार हैं जो देश के अन्य विषयों को लेकर चिंतन करते हैं, सरकारों को घेरते हैं, आज वह बांग्लादेश में हो रही इस स्थिति को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रहे। और सबसे ज्यादा स्थिति उन यूट्यूबर्स की खराब हो गई है जो अभी तक राष्ट्रवाद को घेरने का प्रयास करते थे और लेफ्टिस्ट के साथ होकर के देश को बर्बाद करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ चित्रकूट में कुछ ऐसे विश्लेषक होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनकी स्थिति किस तरह से खराब हो रही है, उसके क्या कारण है, किस तरीके जिम्मेदारी जो राष्ट्र के हिंदू संगठन हैं या हिंदू सरकारें हैं उनको कैसे लेनी चाहिए, इस सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास पैनल है। मेरे साथ सुधीर मिश्र जी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं चित्रकूट के। मेरे साथ श्याम जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी रह चुके हैं और हिंदू जो आवाज़ है उसको बुलंद करते रहते हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न सुधीर जी आपसे है कि जो तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, इसके बाद से 15-20 मिनट आधे घंटे का फर्क आया और सीधे एक प्रधानमंत्री देश छोड़कर चली गई। वहाँ पे वो अपने जो दक्षिणपंथी विचारधारा के कार्यकर्ता उनके सपोर्टर थे, तो वहाँ पे बड़ी हावी हो रहे हैं लोग, इस टाइप के लोग जो लगातार देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है बांग्लादेश की समय? देखिए अनुज जी, तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने ग्राउंड जीरो के माध्यम से और बांग्लादेश, चूँकि इस समय जो पूरे देश में जो मुद्दा छाया हुआ है वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना हो रही है उसको लेके काफ़ी तेज़ी से, और चूँकि जो वहाँ का सरकार का जो तख्ता पलट हुआ है वो तो अहम मुद्दा ही है, चूँकि उसके बाद से कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर बड़ी प्रताड़ना हो रही है। और लगभग बांग्लादेश के जो ढाका है, ढाका के लगभग 52 जिलों में हिंदुओं की संपत्ति और हिंदुओं को विशेष रूप से वहाँ पे निशाना बनाया गया है। हालांकि एक देश की प्राथमिकता ये होती है कि उसके देश में चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, सभी के साथ एक समान का व्यवहार करना, उस देश के राजधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा यही पालन होता है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से लेकर चले। लेकिन बांग्लादेश में कुछ स्थिति ऐसी हुई कि वहाँ के जो बहुसंख्यक वर्ग है जिसे हम मुस्लिम कहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जाति की हुई है। और उसी के देखते हुए चूँकि सुनने में ये भी आया कि पाकिस्तान के तमाम ऐसे संगठनों का इन्वॉल्वनेस रहा है बांग्लादेश में जिन्होंने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करने का भी काम किया था। जब शेख हसीना वहाँ पे मुख्य प्रधानमंत्री बनी, वहाँ इससे पहले शेख हसीना के पहले जब उनके पिताजी थे और इसके बाद जब शेख हसीना आई और वो वहाँ की प्रधानमंत्री रहीं, तो उस समय उनके सरकार के रहते हिंदुओं के ऊपर जो पहले जो स्थिति थी वो लगभग 22 से 23% वहाँ पे हिंदू रहता था, और अब वहाँ पे लगभग 8%, लगभग 1,35,00,000 ही कुल हिंदू वहाँ पे बचा हुआ है, जहाँ पे 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश में, और वहाँ पे सीधा 1,35,00,000 हिंदुओं का बचना वहाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक है उनकी जाति का सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जी अनुज जी। श्याम जी, मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे सुधीर जी ने कहा कि स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है ढाका के साथ साथ जो अन्य 50 जिले हैं वहाँ के, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जिस नीति के तहत काम कर रही थी शेख हसीना, क्या वो एक कारण बना है हिंदुओं के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं? एक वहाँ के सिंगर है, ढाका में रहते हैं, उनका पूरा घर ही जला दिया गया, उनके वाद्यंत्रों को जला दिया गया, तो ये किस तरह की स्थिति बन रही है बांग्लादेश में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आज मुझे अपनी बात और अपने दिल के जो उद्गार थे इधर जब से बांग्लादेश की घटना सुनी है, मन में गुबार सा भरा था। आपने हमको इसका मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं सीधे अपनी बात पे आता हूं कि निश्चित रूप से आज अगर शेख हसीना वहां से गई थी, भगी, उनको भागना पड़ा,
तो वो 56 इस्लामिक देश में कहीं भी जा सकती थी। मुझे तो लगता है कि उनका ध्येय ही यही था कि मैं हिंदुस्तान में जाऊं और जाऊं, मेरे जाने के बाद हिंदुस्तान निश्चित है, भारत देश हमारे देश ने सब दिन दूसरों को शरण दी है, कभी उसके लिए अतिथि देवो भव का भाव रहा है, उसने उसको शरण दिया और उसका खामियाजा वहाँ के हिंदू भाइयों को भोगना पड़ रहा है। अगर मुझे लगता है कि हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को शरण नहीं देते तो शायद इतने हिंदुओं के साथ बर्बरता नहीं होती जो वहाँ हो रही है। निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि शरण देने के कारण, शरण देने के कारण ही ये उनका गुबार निकल रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। हमारे इसने इस्लामिक देश थे, वो भी शरण दे सकते थे, लेकिन वो वहाँ ना जाके आपके हिंदुस्तान आई और आपने उनको शरण दे दिया, आपको नहीं देना चाहिए था। और निश्चित रूप से ये अगर ये शरण देने का ही खामियाजा है तो यहाँ पे जो शरणार्थी ये रुके हुए हैं या ये कह दीजिए भीतर घाती घुसे हुए हैं, हमको भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सवाल आया कि अगर 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू वापस हिंदुस्तान आएगा तो उनको कहाँ रखा जाएगा। मैं कहता हूँ ये 5 करोड़ रोहिंग्या किस दिन काम आएंगे, इनको भगाओ देश से, इनको देश से भगाया जाए। उसी प्रकार जिस तरह से वहाँ से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, बर्बरता का जवाब जब हम बर्बरता से देंगे तभी हमारी सुनी जाएगी। कोई भागे क्यों, अपना मदरलैंड छोड़ के क्यों भागे? 32% थे हिंदू जब इंदिरा गांधी ने आजाद कराया था बांग्लादेश को, अब महज 8% बचे हैं, तो हम भागने का ही उपाय हिंदू करते रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कारण है। अभी यही चीज अगर भारत में हो रही होती, किसी अन्य समुदाय के साथ हो रही होती तो पूरा विश्व जो है हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया होता और तमाम मानव आयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानव आयोग सब सामने आ गए होते कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्बरता हो रही है मुस्लिम समुदाय के साथ या ईसाई मेजोरिटी के साथ बर्बरता हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारतीय गलत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदू राष्ट्र केवल एक हिंदुस्तान है, मुझे लगता है कि चलिए बांग्लादेशी तो उनको लग रहा है कि हम भारत में जाके शरण ले लेंगे, लेकिन जिस दिन भारत की बारी आएगी उस दिन भारतवासी कहाँ जाएंगे, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोषी है। उसने अब तक इतनी बर्बरता हो रही है, वीडियो आ रहे हैं, सभी समाचार चैनल उसको दिखा रहे हैं, उसके बाद भी किसी भी देश ने उसके लिए विरोध एक्शन नहीं लिया। मोदी सरकार को 1971 जैसा कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए 30 लाख हिंदुओं के लिए? जी बिल्कुल। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व के दम पे सत्ता में है तो निश्चित रूप से मोदी जी को इसमें एक कड़ा डिसीजन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अब तक आश्चर्य है मुझे कि हमारी सेना बांग्लादेश में क्यों नहीं पहुंची। अगर हमारे भाइयों के साथ बर्बरता हो रही है तो हमारा धर्म था और हमारी सरकार चूंकि हिंदुत्व की सरकार है, तो अगर हमारी सरकार मोदी जी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी और से तो हमको उम्मीद ही नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि या तो ईंट का जवाब हम पत्थर से दें और या आत्महत्या कर लें, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। अपनी मान सम्मान बचाने के लिए केवल 2 ही रास्ते हैं। अच्छा सुधीर जी, अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करूं तो जो भी पश्चिमी देश के रिपोर्टर्स हैं या चैनल्स हैं वो ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कट्टरपंथी ऐसा कर रहे हैं? वहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश में अब एक सरकार, स्थिर सरकार बन रही है, एक ऐसी सरकार बन रही है जो वहाँ पे शांति ला सकती है? आपको नहीं लगता कि मैसेजिंग में भी कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो दिख नहीं पा रहा है लोगों को? जी बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल। चूँकि जो गल्फ कंट्रीज़ के बीच में जो इस्लामिक स्टेट हैं और उन इस्लामिक स्टेट वो कतई ये बात को नहीं चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो बाहर निकल के जी बिल्कुल। इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यूएन ने भी कहा कि हम कड़ी निंदा करते हैं। अरे कड़ी निंदा होती क्या है? कड़ी निंदा, आप जहाँ भी कुछ भी हुआ आप कड़ी निंदा करते हैं और तो कुछ करते नहीं हैं। तो कड़ी निंदा से काम नहीं चलेगा। जो भी देश हैं और वो अगर मानवता को बचाना चाहते हैं, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर देश ही क्यों ना हो, उनको आगे आना चाहिए और वहां पे मानवता को बचाना चाहिए। मैंने ये देखा कि बांग्लादेश में जो प्रदर्शनकारी थे उन प्रदर्शनकारियों ने बड़े बड़े बैनर लेके अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। अब प्रदर्शनकारियों के बीच में खड़े थे और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। आखिर मानवता बचेगी कैसे? निंदा करने से नहीं बचेगी। जो शेख हसीना भारत में आई, कहीं ना कहीं उनको भरोसा रहा कि यहाँ पे हम जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश में सभी धर्मों का, सभी जातियों का और सभी प्रकार के, चाहे किसी भी धर्म वर्ग विशेष का व्यक्ति हो, उसको समान भाव से देखा जाता है। अच्छा, जो भारतीय मीडिया है वो जैसे अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं बांग्लादेश में, उस पर रिपोर्टिंग कर रही, दिखा रही है, इसको अल जजीरा कह रहा है कि इस्लामोफोबिया हो गया है
और टाइम्स नाउ और भी जो चैनल्स हैं वो भी लगातार लिख रहे हैं कि अत्याचार है, लगातार चीज़ें बदल रही है, वहाँ पे जिंदा जला दिया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों को तहस नहस कर दिया जा रहा है। तो अल जजीरा जैसे जो पश्चिमी चैनल हैं, जो ये मीडिया संस्थान है, ये कौन सी स्थिति प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? देखिए, अब कहानी ये होती है, जो यहाँ पे जो अल जजीरिया की आपने बात की, बांग्लादेश के संबंध हमेशा भारत के साथ मधुर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है और जो यहाँ के संस्कार है, उससे बांग्लादेश की जो शेख हसीना की सरकार रही है वो भी बहुत हद तक प्रभावित भी रही है। और बांग्लादेश के लिए भारत ने उदारवादी नीति के तहत बांग्लादेश की समय समय में आर्थिक रूप से भी मजबूती देता रहा है। और ये सारी चीज़ें बांग्लादेश को अन्य किसी भी देश से नहीं प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो अल जजीरिया जैसे देशों की बात हुई है, अल जजीरिया चूँकि वही सोच और वही चीज़ उनकी है जो पाकिस्तान की है। जो लोग जबरदस्ती मानवता को शर्मसार करना, किसी धर्म विशेष को कट्टरवाद, जिसे हम कट्टरवाद कहते हैं, ये कट्टरवाद की जो उत्पत्ति है ये ऐसे ही देशों की वजह से हुई है जो ऐसे जो मानवता को शर्मसार करते हैं, जो किसी धर्म विशेष के प्रति नफरत पैदा करने का काम करते हैं, वो यही देश हैं। और वो लोग इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे। भारत इसलिए दिखा रहा है क्योंकि भारत हमेशा से गलत को गलत कहता रहा है और सही को सही कहता रहा है। जो गलत रहा है उसको बेबाकी से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आपने भी देखा होगा कि पिछले 15 साल में भारत की जो इमेज विदेशों में निकली है वो काफ़ी अच्छी छवि और एक सशक्त भारत, मजबूत भारत के रूप में निकली है। वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो फॉरेन जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक जो उनकी नीति रही है, वो काफ़ी मजबूत रही है। और आज अगर शेख हसीना भारत में हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये 100% ये श्योर हैं, उनको इस बात की एश्योरेंस मिली है कि मैं वहाँ सुरक्षित हूँ। जी श्याम जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है। बांग्ला अखबार है ढाका ट्रिब्यूनल, उसने लिखा है कि हिंदुओं ने भी बड़े पैमाने पे जो है वो रैलियां की हैं, जुलूस निकाले हैं। उन्होंने कहा कि हम ये देश नहीं छोड़ेंगे, हमारा देश है, हमें कोई दबा नहीं सकता है। इस तरीके के जो वहाँ पे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से और यही करना चाहिए, क्योंकि जब आप संख्या में बहुत कम हैं, आप वहाँ अल्पसंख्यक के दर्जे पे हैं, तो आपको एकजुटता बना के ही अपनी ताकत का एहसास करा के अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा किसी भी सरकार में और किसी भी विदेशी ताकतों में मुझे यकीन नहीं है कि आपको सुरक्षा दे पाएंगे, क्योंकि अगर सुरक्षा देना होता तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता, इतने मंदिर नहीं टूटते, इतने लोगों के साथ बलात्कार और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होती, लोगों को जिंदा जला दिया गया और अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसके बाद भी कोई नहीं बोला। तो निश्चित रूप से ये सत्य भी है कि अपनी लड़ाई व्यक्ति को स्वयं लड़नी पड़ती है और जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो जब उनके ऊपर आज बीती है तो उनको भी एक रास्ता नज़र आया कि हम एकजुटता के साथ अगर खड़े होंगे तो शायद अपने आप को बचा पाए। और निश्चित सी बात है कि जिसका जीवन पूरा बीत गया अपने उस देश में, अपना पूरा कारोबार जमाने में, कैसे छोड़ दें सब कुछ, कैसे छोड़ के आ जाएं और कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है, और भागेंगे तो कहाँ तक भागेंगे? ऐसी स्थिति कल को भारत में भी हो सकती है, तो फिर भारत से भागें तो कहाँ भागेंगे? तो लड़ना सबसे बेहतर है, एकजुटता के साथ खड़ा होना और एकजुटता दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना। और उस अगर वो एकजुट हो जाएंगे तो अपने आप सारे देश उनके साथ हो जाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। जो सारी सुविधाएं सामान्य व्यक्ति को नहीं मिलती, वो सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, या कह लीजिए कि दामादों की तरह रखा जाता है। तो वो उनका कारण है उनकी एकजुटता और आपसी जो उनका समन्वय बना हुआ है, उसकी वजह से वो सुरक्षित हैं। और सुरक्षित ही नहीं बल्कि वो जो बहुसंख्यक उस पर अत्याचार करने के सोचते हैं और करते भी हैं। तमाम प्रदेशों में वो हावी हो चुके हैं। और ऐसे में बांग्लादेश में अगर सारा हिंदू, अभी भी ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ 30 लाख हिंदू कम होता है, अगर एक जगह खड़ा हो जाएगा तो मजाल नहीं है किसी की कुछ कोई कर पाए। और निश्चित रूप से सबको एकजुट होना सबसे पहले चाहिए। देश कौन मदद करता है, कौन आगे आता है, भारत की सेना आती कि नहीं आती, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर कुछ एक्शन लेता है कि नहीं लेता। आज ज़रूरत आपको अपनी सुरक्षा के लिए है तो सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। और उसका सबसे बेहतर तरीका है
कि आप एकजुट होकर खड़े हों। अगर ये समाचार सत्य है तो बहुत सराहना आ है। रहा है समाचार आ रहा बिल्कुल, ये अगर ये सत्य है तो बहुत सराहना है, और अगर नहीं है तो मेरी सलाह है कि जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू कर दें। सुधीर जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो सीमाएं जुड़ती हैं भारत की बांग्लादेश से, और घुसपैठी जो है उनकी लगातार संभावना बताई जा रही है कि घुसपैठी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में कुछ अराजकता फैलाई जाए, इसे लेकर आपको क्या लगता है सरकार को क्या योजना बनानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी चाहते हैं, जैसे अभी कह रहे थे श्याम जी भी, उनको अगर हम शरण देंगे तो फिर रोहिंग्या को निकालिए, करना क्या होगा, नीति क्या होनी चाहिए इस समय? देखिए अनुज जी, मैं ये इसके पहले भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब 1971 में पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश अलग राज्य बना, वो देश बना, और उसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में साबित भी किया कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। पाकिस्तान से कट के बनने के बाद और वहाँ की जो सीमाएं हैं, जो कि पाकिस्तान से भी हैं और इधर भारत से भी हैं, वो जो धर्मनिरपेक्षता का जो बांग्लादेश के ऊपर एक टैग था, उस टैग के चलते पाकिस्तान को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं नागवार गुजरती थी कि ये हम ही से कट के बना हुआ देश, और इसकी जो अपने देश में जो लोगों के प्रति जो नज़रिया है वो धर्मनिरपेक्षता को प्रदर्शित करता है। वहाँ के जो इस्लामिक संगठन रहे, उनको भी ये बात चुभती रही। वो लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस्लामिक, चूंकि हालांकि संवैधानिक रूप से तो उसको इस्लामिक दर्जा प्राप्त है बांग्लादेश को, लेकिन उनको ये बात नागवार गुजरती रही, और वो कहीं ना कहीं ये तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना ने भी कई चरमपंथी गुटों को वहाँ पे, देखिए शेख हसीना प्रधानमंत्री रही, वहाँ पे दुर्गा पूजा पंडाल लगाए गए, और बिना किसी गड़बड़ी के शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते वहाँ के दुर्गा पूजा के लगभग 33,000 पंडालों में पूजा करवाई गई, और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये चीज़ साबित करती है कि बांग्लादेश इस्लामिक देश होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। कि ये नीति खराब हो गई क्या शेख हसीना? ये शेख हसीना ऐसे चरमपंथियों को बैन करना, मैं बता रहा हूं, उदारवादी नीति अपनाना, हिंदू सेफ महसूस करे। मैं आपसे बता रहा हूँ, जब वहाँ पे 22% जब हिंदू हुआ करता था तब की स्थिति कुछ और थी, लेकिन लगातार शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर घटनाओं का जो लेवल था वो एकदम जीरो हो चुका था। ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के कट्टरवादी संगठन है उनको ये चीज़ खटक रही थी। वहीं पाकिस्तान भी था, पाकिस्तान के जो इस्लामिक जो संगठन है जो कहीं ना कहीं हिंदुओं का हमेशा विरोध करते रहे हैं, उनको भी ये नागवाज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा तख्ता पलट हुआ और सरकार गिरी और शेख हसीना को वहाँ से भारत आना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। अब जो सीमाओं की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल, चूँकि शेख हसीना के रहते ये ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। अब बिल्कुल भारत को सजग रहने की ज़रूरत है, चूँकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सोच है, जो नज़रिया है, उसी के आधार पे बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हो गया। वहाँ पे भी चूँकि जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ की चलती है, उसी प्रकार से अब कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी आर्मी का आधिपत्य हो चुका है। और जो पाकिस्तान की जो सोच है वो कहीं ना कहीं भारत के अंदर एंट्री लेने के लिए बांग्लादेश ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से वो यहाँ पे एंट्री करना चाहेंगे। भारत को बिल्कुल 100% अपनी सीमाओं की सुरक्षा बेहद ही सजग और संवेदनशील पूर्ण करने की जरूरत है, क्योंकि अब खतरा कुछ ज़्यादा है। जी श्याम जी, आपसे आखिरी सवाल है कि हमारी सरकार का क्या नीति, हमारी सरकार की क्या होनी चाहिए? क्या वहाँ सेना भेजने की ज़रूरत है, या शेख हसीना को आप आगे कैसे प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब आप रख करके, क्योंकि आप अपने भारत में रखेंगे तो आपने कहा कि स्थिति काफ़ी गंभीर होगी हिंदुओं के लिए, तो आगे सरकार को क्या करना चाहिए आपकी दृष्टि में? देखिए, अगर सरकार इस मामले को ख़त्म करना चाहती है और शेख हसीना को शरण भी देना चाहती है तो निश्चित रूप से शेख हसीना के साथ भारतीय आर्मी वहाँ भेजे और बलपूर्वक वहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान बांग्लादेश को जीत कर और वहाँ पे एक स्थायी सरकार का निर्माण कराएं। और वहाँ पे जैसे कि सुधीर जी ने बताया कि वहाँ जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ कमांड करते हैं सेना देश को, वैसे ही वो बांग्लादेश में भी होने जा रहा है,
तो ये सेना की सोची समझी चाल थी, या ये कह लीजिए कि सेना भी कट्टरपंथियों से मिली हुई थी, जिसका ये परिणाम था। तो जब सेना वहाँ की ये विचारधारा रख रही है तो उसको समझाने या दबाने से काम नहीं चलेगा, उसको कुचलने से ही काम चलेगा। निश्चित रूप से भारत सरकार को सीधा हमला करना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर, और एक शेख हसीना को वहाँ दोबारा स्थापित करके, जैसे शांतिपूर्ण ढंग से हमारे हिंदू भाई वहाँ रह रहे थे वैसे आगे वो व्यवस्था बरकरार रखनी चाहिए। या लगता है कि कूटनीति से काम चले, तो अब तक मुझे लगता है कि अन्य देशों से उनको वार्ता कर लेनी चाहिए, या अन्य देशों को इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए थी, हस्तक्षेप करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब भारत को ही उसमें डिसीजन लेना है तो बिल्कुल वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, और उसको यही डिसीजन लेना चाहिए कि जिस भी तरह से हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो हमको वो कदम उठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ग्राउंड जीरो में सुधीर जी का, श्याम जी आप दोनों बहुत का। बहुत धन्यवाद। हमारी भी सरकार से यही अपील है कि जो भी बांग्लादेश में हिंदू इस समय असुरक्षित हैं उनके लिए ज़रूर कोई ठोस कदम उठाया जाए, क्योंकि ये वही हिंदू हैं जिनके लिए पूर्व में भी भारत की सरकार ने बांग्लादेश में काफ़ी प्रयास किए थे, जिसके बाद बांग्लादेश को एक स्थिर सरकार मिली थी। फिलहाल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार बांग्लादेश में सब कुछ ठीक नहीं है, बावजूद इसके कि वहाँ पे एक स्थिर सरकार को मौका दिया गया है। मोहम्मद यूनिस जो हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वे वहाँ पर सरकार चलाएंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि आगे क्या होने वाला है और क्या वाकई में बांग्लादेश की स्थिति बेहद ख़राब है और उससे भारत को फ़र्क पड़ेगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। धन्यवाद।